नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद में आज शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। वजह है राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसदों का निलंबन। इसे सुलझाने के लिए आज लोकसभा अध्यक्ष ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उधर विपक्ष के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अगुवाई में 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी। हालांकि सभापति ने स्पष्ट किया है कि जब तक ये 12 विपक्षी सांसद माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनका निलंबन वापस होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उधर सरकार कह रही कि अगर माफी नहीं तो कम से कम खेद तो जताएं तो निलंबन पर विचार हो सकता है। उधर टीएमसी के निलंबित 2 सांसदों ने कल से धरना देने का फैसला किया है। If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying, and so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. मंगलवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने शीत सत्र की बाकी अवधि के लिए सभी 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को वापस लेने से इनकार कर दिया। फैसले से नाराज कई विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया और बाहर आकर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। चेयरमैन ने कहा कि जिनको सस्पेंड किया गया उन्होंने माफी भी नहीं मांगी है, रिमोर्स भी नहीं जताया। सुनिए, अन्याय जो कर रहे हैं उनको माफी मांगना चाहिए, अन्याय तो वो कर रहे हैं तो उनको माफी मांगना चाहिए। जिस प्रकार से पूरे सदन के दौरान विस्लिंग, हूटिंग, पेपर्स फाड़ के चेयर के ऊपर फेंकना, माननीय सदस्य जो अपनी बात रखना चाहते थे हाउस में, उनके सामने प्लेकार्ड्स दिखा के उनको ब्लॉक करने की कोशिश करना, और जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का इनडिसिप्लिन पिछले मॉनसून सेशन में देखा, ये शायद ही इस सदन में हमने पहले कभी देखा होगा। एक माननीय सदस्य ने तो जो एलईडी स्क्रीन थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाजू में टेबल के ऊपर, उस पे टेबल पर चढ़कर उस स्क्रीन को उतारने की कोशिश की। मैं समझता हूं वो अगर स्क्रीन निकल जाती वहां से तो किस पे जाती और क्या किसके ऊपर घातक हमला होता, वो तो आप ही कल्पना कर सकते हैं। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में कई विपक्षी दलों ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया, जिसके बाद राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। जो 12 सांसद जिनका निलंबन हुआ है, अगर आप देखें उसमें से 3 का तो नाम तक नहीं था। जो बुलेटिन निकाला जाता है रूल्स के तहत में उनको नामजद किया जाना चाहिए था, नेम किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुए। और अगर आप उस वक्त के सारी वीडियो का भी देखें जो राज्यसभा के पास भी है और पूरे मीडिया ने भी दिखाया उस वक्त, उसको देखें उसको कि क्या घटनाक्रम में इसमें से किस सांसद ने जो सस्पेंड हुए हैं एलईडी स्क्रीन तोड़ी है या किस सांसद ने हिंसा का प्रयोग किया है। 12 में से मुझे आपको एक भी नहीं मिलेगा। चेयरमैन साहब का जो फैसला है वो एक दिन में नहीं हुआ है। महीनों उन्होंने इसमें जो कमेटी थी, जो और प्रक्रिया है उसको अपनाया। क्या इस दौरान जो हमारे लीडर्स कह रहे हैं, क्या उन्होंने अपने सदस्यों के इस आचरण के प्रति शर्मिंदगी व्यक्त की, खेद व्यक्त किया? आपने क्या किया ये बताइए आप। उधर लोकसभा में गतिरोध तोड़ने के लिए स्पीकर ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन गतिरोध तोड़ने में नाकाम रहे। मामला पुराने सत्र का असर इस सत्र में विपक्ष की एकता का नायाब नमूना। जब सब एक दिख रहे हैं तो फिर मामला राज्यसभा का ही क्यों ना हो, असर के दायरे में लोकसभा भी है। टकराव टालने की कोशिश जरूर हुई पर कामयाबी अब तक नहीं मिली है। पिछले सदन में जो हुआ, आज की तारीख में जब नए सत्र शुरू हुए हैं, इस समय क्या पिछले सदन की अगर कोई भी शिकायत रहे, कोई भी गैर कानूनी काम रहे, कोई भी रूल के मुताबिक नहीं काम हुए, तो उसके लिए क्या सजा इस सदन में किसी को भुगतने को देखे हैं हम लोग। राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। सभी 12 निलंबित सांसद 11 अगस्त की घटना के लिए माफी मांगने को तैयार नहीं, जबकि सरकार भी अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में ये गतिरोध जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से अखिलेश शर्मा, उमाशंकर सिंह और राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
विपक्ष के दो दूसरे आरोप भी हैं सरकार के ऊपर। पहला आरोप तो यह है कि सरकार बिना संसदीय समितियों को बिल भेजे उन्हें पारित करवाती है, और दूसरा आरोप यह है कि जब बिल चर्चा के लिए आते हैं तो चर्चा के बिना ही सरकार उनको पारित करवा लेती है। अब सरकार ने बिंदुवार ढंग से इन तमाम आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है। सरकार का कहना है कि संसदीय समितियों के पास बिल भेजना लोकतंत्र मापने का पैमाना नहीं है। संसदीय समितियों की स्थापना 1993 में हुई थी, यानी 41 साल तक बिल बिना संसदीय समितियों की चर्चा के रखे गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि 41 साल तक देश में लोकतंत्र नहीं था? यह सरकार ने पूछा है। क्या पंडित नेहरू, राजीव गांधी के समय बने कानून गलत थे? संसद सर्वोच्च है, सारे कानून संसद ही पारित करती है। सरकार पर आरोप लगाते समय आंकड़ों का मनमाना प्रयोग किया गया। 2014 से 2019 के बीच राज्यसभा में 18 बिल लाए गए। 18 में से 11 बिल 61% राज्यसभा की समितियों को भेजे गए थे, जबकि 5 बिल यानी 28% लोकसभा की स्थायी समिति को भेजे गए थे। 2014 से पहले 25 वर्षों तक गठबंधन की सरकारें देश में रही थीं। सत्तारूढ़ गठबंधनों में आपसी और अंदरूनी मतभेदों के कारण इन्हें समितियों को भेजना जरूरी था। 2014 के बाद से ही लगातार सत्तारूढ़ दल को 2 बार पूर्ण बहुमत मिला है। आने वाले बिलों पर बहुसंख्यक सदस्यों में आम राय होती है, इसलिए संसद की स्थायी समितियों में भेजने की गुंजाइश कम है। यह सरकार ने अपनी ओर से जवाब दिया है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कराने के बाद अब बीएसपी प्रमुख मायावती की नजरें अनुसूचित जाति के वोटों पर है। यूपी में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 86 सीटें सुरक्षित हैं, और पिछले चुनाव में बीएसपी इनमें से केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी। अब इन 86 आरक्षित सीटों के लिए मायावती लखनऊ में सम्मेलन कर रही हैं। काफी दिनों तक मायावती ने पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा से सूबे भर में ब्राह्मण सम्मेलन करवाया। लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन में वो खुद मुख्य अतिथि थी। इनमें शंख बजे, मंत्रोच्चार हुआ और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। अब मायावती अपने कोर वोट दलितों की तरफ आई हैं। उन्होंने प्रदेश की 86 सुरक्षित सीटों के अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया है और उन्हें जीत की रणनीति समझा रही हैं। और इस खास बैठक में तो प्रदेश की प्रत्येक ऐसी विधानसभा की सीट पर पार्टी संगठन की सभी स्तर की कमेटियों के कार्यों की व खासकर पोलिंग बूथ की कमेटियों को जो कैडर दिए जा रहे हैं, वो कैडर के कार्यों की तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की स्थिति की भी गहन समीक्षा आज की बैठक में की जाएगी। यूपी में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 86 सीटें सुरक्षित हैं। 2007 के चुनाव में बीएसपी 63 जीती और बीजेपी 7, जबकि 2017 के चुनाव में बीएसपी सिर्फ 2 जीती और बीजेपी 67। जानकार इसकी एक वजह दलित वोटों का बंटवारा भी मानते हैं। पिछले 2 साल में करीब 20 बीएसपी नेता समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। बीएसपी के कुल 18 विधायकों में से 11 निकाले जा चुके हैं। इनमें बीएसपी के विधायक दल के नेता लालजी वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर भी शामिल हैं। ये अक्सर पार्टी में मिशनरी दलितों की उपेक्षा के इल्जाम लगाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे निकाले जाने के बाद मेरे दोस्तों थोक के भाव बड़े पैमाने पे, चाहे वो जौनपुर हो, बलिया हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, देवरिया हो, और मेरे दोस्तों अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, संत कबीर नगर हो, बस्ती हो, तमाम जिले के लोगों ने, बहराइच के लोग हैं, उन्होंने मेरे दोस्तों रिजाइन देने का काम किया है बीएसपी से। सुरक्षित सीटों पे चूंकि हर दल के उम्मीदवार अनुसूचित जाति जनजाति के ही होते हैं, ऐसे में दलित वोटों का बंटवारा हो जाता है। बीएसपी ने सभी सुरक्षित 86 सीटों पे जातियों की पहचान की है। अब मायावती सुरक्षित सीटों पे सवर्ण, हिंदू, ओबीसी और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए हर सीट पे उन जातियों के लोगों को जिम्मेदारी दे रही हैं। और इन सब के बारे में प्रदेश में पार्टी के ओबीसी व जाट समाज एवं मुस्लिम समाज के आज आए हुए हैं सभी पदाधिकारी अपने अपने समाज की छोटी छोटी बैठकों के जरिए ये सब बातें काफी कुछ बता रहे हैं, जिसके कारण इन वर्गों के लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 86 रिजर्व सीटों में से
67 जीत लेने की वजह यही थी कि इन सीटों पे सारे दलित उम्मीदवार होने की वजह से उनका वोट तो बढ़ गया, लेकिन बीजेपी की लहर में गैर दलित वोट का बड़ा हिस्सा उसे मिल गया। सुरक्षित सीटों पे ब्राह्मण वोट हासिल करने के लिए मायावती ने सतीश मिश्रा की ब्राह्मण टीम को जिम्मेदारी दी है। रिजर्व सीट्स पे हार और जीत अपर कास्ट या ओबीसी की जो या मुस्लिम्स, उनका जब वोट मिलता है तभी वो जीतते हैं, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स पर रिजर्व ही कैंडिडेट रहता है तो रिजर्व वोटर वो आपस में बट जाते हैं और जिसको सपोर्ट आउटसाइड सपोर्ट मिल जाए, अन्य बिरादरियों का मिल जाए सपोर्ट, तो वो जीत जाता है। यूपी में चुनाव है, चुनाव में अवाम है, अवाम की जातियां हैं, हर जातियों के कुछ समीकरण हैं जिसे बिठाने में हर पार्टी लगी है, मायावती भी। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब बिहार विधानसभा प्रांगण में ही शराब की कई बोतलें बरामद हुई। इस घटना को लेकर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले की जांच कराने की बात भी कही है। आइए सुन लेते क्या कहा है तेजस्वी यादव ने और उसका क्या जवाब दिया है नीतीश कुमार ने। कुछ दिन पहले ही बड़ी एक समीक्षा बैठक होती है और समीक्षा बैठक के ठीक बाद जहां मुख्यमंत्री जी का चैम्बर मात्र 50 मीटर दूर नहीं है, वहां शराब की बोतलें पाई जाती है। महोदय, ये पूरी तरीके से जो रियल पिक्चर जो शराबबंदी का है, जिस बात को हम लोग मजबूती से उठाते रहे हैं और इतने सुरक्षा घेरा के बाद, जिस सुरक्षा घेरा में कई किलोमीटर तक आना जाना बंद कर दिया जाता है जब मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं। महोदय, कुछ दिन पहले भी शपथ कई अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय, नहीं, ये मसला महोदय बहुत बड़ा मसला है। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पर रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है। महोदय, अगर यहाँ पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया, तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।